आज हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमको क्या करनी है, जर्नल में समझना है कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं। जैसे हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो कि है क्या चीज, इसकी हमको कहानी को समझना है। लिखा हुआ समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट द बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड इन सच अ केस द फॉलोइंग एंट्री इज पास कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश में रूल लगता है ए प्लस का, इसमें एन प्लस का रूल लगेगा। ठीक है, हमेशा याद रख के चलना है। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे साथ लास्ट उसमें फाइनल अकाउंट करा था सॉरी। तो मैंने फाइनल अकाउंट में बात बताई थी कि जितने भी मेरे पास नॉमिनल होता है उनको क्लोज करते हैं। याद आ रहा, जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्या करते हैं, क्लोज करके चलते हैं। तो अभी बैड डेब्ट्स कहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेडिट में। इसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, केयर शुड बी टेकन दैट अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड बिकॉज द डेटर्स अकाउंट मस्ट हैव बीन क्रेडिटेड व्हाइल पासिंग द एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स। एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझाता हूँ। मान लेते हैं, मैंने कहा कि सपोज करते ये हमारे पास कोई फर्म है। ठीक है, ये हमारे पास कोई फर्म है और ये सामने मुझको कौन दिख रहा है भैया, डेटर दिख रहा है। ठीक है, डेटर मेरे पास कब क्रिएट होते हैं, जब मैं क्या करता हूँ, सेल्स करता हूँ। जब मैं क्या करता हूँ, सेल्स। समझ में आया? सेल्स नहीं, आप मुझे बोलोगे जब आप क्रेडिट सेल्स जब आप करते हो, जब मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा तभी मेरे पास क्या होते हैं, डेटर्स क्रिएट होते हैं। और इस टाइम मैं क्या बनाता हूँ, एंट्री। सपोज करते इस डेटर का नाम मैंने कहा राम है, तो एंट्री में क्या बना सकता हूँ कि राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मानो 1,00,000 रुपए की मैंने सेल करी, तो मैं 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए लिख सकता हूँ। समझ में आया? राम में मैं काय का रूल लगाऊंगा, राम में मैं ए प्लस का रूल लगाऊंगा क्योंकि वो मेरे डेटर बन जाएगा, और मैं सेल्स में एन प्लस का रूल लगाऊंगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो राम है ये हो जाता है, सपोज करते हैं इंसॉल्वेंट। ये जो मेरे पास जो राम है, राम क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इंसॉल्वेंट होने के टाइम पर क्या होता है कि जो हमको राम से रिकवरी होती है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये हो गई मेरे पास फर्म, ये हो गई मेरे पास फर्म, और ये हो गया कौन, राम। तो जो मुझे राम से क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, वो मुझको सपोज करते हैं एट द रेट ऑफ 60% होती है। इसका मतलब क्या है कि मुझ, हाँ 60% है। मैंने कहा कि सपोज करते मुझको मिलने चाहिए थे 1,00,000 रुपए, जिसमें से मुझको 60,000 रुपीज रिसीव्ड हुए, 40,000 मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो जो 60,000 मुझको मिले, इसमें मैं क्या कर दूंगा, अपना बैंक या फिर कैश जो भी, ए प्लस हो जाएगा। और जो 40,000 है ये मेरे पास, ये क्या हो जाएगा भाई, बैड डेट्स हो जाएगा। इसमें काय का रूल लग जाएगा, एन माइनस का। तो कोई मुझे बोले कि भाई इसकी जर्नल क्या बनेगी, तो मैं जर्नल में लिखने वाला हूं आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, राम अकाउंट। याद आ रहा? तो सपोज करते मुझको इससे मिलने चाहिए थे 1,00,000 रुपए, मिले कितने, 60,000 रुपीज, और 40,000 मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। बिना रूल्स के नहीं करना। आपने बैंक में बोला भैया ए प्लस का रूल लगेगा, असेट्स मेरे पास बढ़ते हैं, मैं डेबिट में दिखाता हूँ, बैड डेब्ट्स में मेरे पास एन माइनस का रूल लग जाएगा। अब मेरे पास राम डेटर नहीं रहेगा तो ए माइनस का रूल लग जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मान लेते 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि ये फिर मेरे पास ये फर्म थी और ये मेरे पास राम था। राम मेरे पास आता है और अपने ये जो 40,000 रुपीज़ उसने पहले नहीं दिए थे, ये भी मुझको मिल जाते हैं। समझ में आया? तो मैं इसको क्या बोलूँगा, जो मेरे पास पहले क्या हो गए थे, बैड डेट्स, वो क्या हो गए, अब रिकवर्ड हो गए। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसमें मैं काय का रूल लगा दूंगा, इसमें मैं एन प्लस का रूल लगाऊंगा, माइनस का नहीं, एन प्लस का। एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही? हाँ सर। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। रूल का लगा दूंगा मैं, बैंक में ए प्लस का रूल लगा दूंगा, इसमें मैं एन प्लस का रूल लगा दूंगा। और हमेशा याद रखना, जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जब आप अभी नोट्स बनाओगे, जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं भाई, मैं इनकी क्या रिकॉर्ड करता हूँ, क्लोजिंग एंट्री। क्या करूंगा, हमेशा याद रखना, जितने भी नॉमिनल रहेंगे उनकी क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है। और जो रियल और पर्सनल होते हैं वो बैलेंस शीट पर जाते हैं।
तो इस क्लोजिंग एंट्री को समझने का तरीका करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो यहाँ पे नॉमिनल कौन कौन से हैं मेरे पास। सबसे पहले एक नॉमिनल मुझको इस एंट्री में दिखता है सेल्स, याद आ रहा? तो बड़ा ही सिंपल है। सेल्स लिखा कहाँ पर है? क्रेडिट में। क्लोजिंग करने के टाइम पर आप इसको कहाँ लिख दोगे? डेबिट में लिख दोगे। कहाँ लिख दोगे? डेबिट में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट कर चुके हो, आपको मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ। कि वो किस तरीके से आ रही थी। आ रहा समझ में? हाँ। उसके बाद में यहाँ पर जब मैं बात करूंगा सेल्स के बाद, एक और मुझको यहाँ पर नॉमिनल दिख रहा, ये बैड डेब्ट्स दिख रहा नॉमिनल। तो ये मुझको कहाँ पर लिखा हुआ है मैंने? बैड डेब्ट्स डेबिट में। बैड डेब्ट्स कहाँ पर है? डेबिट में। तो मैं इसको कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट में। कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट में। लिख दूंगा टू बैड डेट्स अकाउंट। ऊपर क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना था? 40,000 एंड 40,000। क्लोजिंग एंट्री लिखना सीख पा रहे हो? हाँ। सिंपल है। अच्छा, आगे मुझको एक और नॉमिनल दिख रहा है, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड दिख रहा है। क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये क्रेडिट में। क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो मैं इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट में। एंट्री में क्या लिख दूंगा? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 और 40,000। अब आया थोड़ी बहुत बात समझ में? हाँ सर। ऐसे करके तो नॉमिनल की हमेशा क्लोजिंग भी करनी है। अच्छा, आगे हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये मैंने तुमको पूरा समझा दिया, ठीक है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने फाइनल अकाउंट पर भी आपके साथ चर्चा करी थी कि ये वो खर्चे जो अभी तक हमने पे नहीं करे। जैसे कि इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू बी लेफ्ट विद सम एक्सपेंसेस वाइल are yet to be paid at the end of the accounting year due to one reason or the other। हो सकता है कि सपोज करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं कैसे पे करता हूँ, एक महीने इस्तेमाल करता हूँ, जितना मेरा बिल बनता है मैं उसको नेक्स्ट मंथ पे करता हूँ। समझ में आ रहा? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या रहेंगे कि मैंने साल भर तो पूरा उनको इस्तेमाल करा लेकिन एंड में मैंने उसको पे नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल if an employee paid a salary of 1,000 per month and if during the year 11 months salary amounting to rupees 11,000 has been paid to him 1,000 for a 1 month will be outstanding salary। कुछ इस तरीके से, ध्यान से इस चीज़ को समझना। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है वो किसका आ रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का। अच्छा, एक चीज़ मैं बच्चों को समझाता हूँ। मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, याद रखना, एक नोट है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। आपके पास एक नोट आ रहा है, मैंने कहा जितने भी आपके पास क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। जितने भी क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट्स। अगर इनके आगे कोई भी प्रीफिक्स लग जाए, अगर इनके आगे क्या लग जाए? कोई भी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, समझ में आया? हाँ। और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। तो अगर किसी भी नॉमिनल के आगे कोई भी प्रीफिक्स लग जाए या कुछ कोई सफिक्स लग जाए तो वो तुरंत ही क्या बन जाते हैं? या तो रियल बन जाएंगे या फिर पर्सनल बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं खाली सैलरी की बात करूँ तो सैलरी तो नॉमिनल है, लेकिन इसके आगे का प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो तुरंत लायबिलिटी बन जाएगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? इस भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि रियल पर्सनल बन जाएंगे, या फिर आप इनको बोल सकते हो असेट्स बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगे? लायबिलिटीज बन जाएंगे। हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास, मैंने कहा हमारे यहाँ पर एक फर्म है, ठीक है। ये मेरे पास कौन है? मिस्टर एम्प्लॉय, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं भैया? सैलरी देते हैं। क्या देते हैं? सैलरी। इसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 10,000 है पर मंथ की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इससे एक महीना काम करवाते हैं, ये महीना पूरा जैसे ही होता है, ये महीना जैसे ही पूरा होता है इसकी सैलरी हम इसको नेक्स्ट मंथ देंगे। फिर जैसे ये वाला महीना पूरा होएगा इसकी सैलरी फिर हम इसको नेक्स्ट मंथ देंगे। इस तरीके से क्लियर हो रहा? तो अगर मैं ये वाली बात करूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो साल चलता है कहाँ से लेकर? अप्रैल 24 से लेकर कहाँ तक चलेगा? मार्च 25 तक जो मेरा साल चलेगा। तो इसके हिसाब से मैं क्या करूँगा कि मेरी जो सैलरी जो ड्यू होगी वो तो कितने महीने की होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 1,20,000 रुपये। लेकिन जो मैं पेड करूँगा वो मैं कितनी करूँगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11। ये समझ में आ रहा? यस सर। 1,10,000 रुपये। और जो मैं नहीं पे करूँगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना?
10,000। तो कोई मुझको बोले कि भैया इसकी क्या लिखो जर्नल एंट्री, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और टू बैंक। इतना समझ में आ रहा? यस सर। सैलरी में काय का रूल लगाऊंगा मैं? एन माइनस का रूल लगाऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी में एल प्लस का जो कैश जाएगा उसमें ए माइनस का। इतना समझ में आया? फिर मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे सैलरी तो पूरी 1,20,000 आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,000 और 1,10,000 मेरे पास बैंक में आ जाएगी। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया सैलरी तो तुम्हारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल की क्लोजिंग एंट्री लिखते हैं। तो मैं लिख दूंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर वो है बात? यस सर। कितनी? 1,20,000 और 1,20,000। क्लियर हो रही बात? यही यहाँ पर एंट्री तुम्हारे पास यहाँ पर डिस्कस करी गई है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में एन माइनस का रूल लगा, इसमें एल प्लस का रूल लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या होता है याद रखना, लायबिलिटी है। ये वो सैलरी जो अभी तक हमने पे नहीं करी। इट हैज़ बीन क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान से समझना, हमने इसको क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि भैया एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द, यही होता है पक्का? और क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और रियल का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये रूल हमेशा याद रख के चलना। ये समझ गए ना? यस सर। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसकी भी चर्चा मैंने आपके साथ फाइनल अकाउंट में करी थी कि अगर मैं एडवांस में दे दूँ तो देयर आर सर्टेन expenses which are related to the next year but have been paid during the current year in advance। related तो भैया नेक्स्ट ईयर से हैं, रिलेटेड तो भैया नेक्स्ट ईयर से, लेकिन हमने उनको क्या करा, करंट ईयर पर ही पेड कर दिया। काय पर? एडवांस में पे कर दिया। तो अगर मैं एडवांस में पे कर दूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर सपोज करते आपने अगर मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में पे करी तो वो आपके लिए क्या बना, असेट्स बना। याद रखना हमेशा। दीज आर कॉल्ड, हम इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। आ रहा समझ में? फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा 1,200 रुपये पेड बाय चेक, लेकिन पे कब करा, 1 जुलाई 2022 को, एक साल के लिए। ध्यान से समझो, कब पे करा, 1 जुलाई 2022 को। तो 1 जुलाई से लेके मुझे उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, 1 जुलाई 2022 को किया तो नेक्स्ट ईयर कब तक, क्या डेट आ जाएगी वो? एक मिनट, डेट क्या थी इसमें? 1 जुलाई 2022। तो बेनिफिट कब तक मिलने वाला है? मार्च तक। मार्च तक क्यों मिलेगा? अगले साल जून तक नहीं मिलेगा? सॉरी, जून तक। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 1,200 पेड करी बाय चेक फॉर 1 जुलाई 2022 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए पे करी। तो अगर मैं जुलाई में पे करूंगा तो उसका बेनिफिट मुझे अगले वाले जून तक नहीं मिलेगा। अच्छा, 30 जून तक में वापस वो दोबारा से करना पड़ेगा मुझको, है ना? तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बांट देता हूँ। इसको करने का तरीका क्या है कि हम इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। कैसे करके हम इसको बांट देते हैं, किस तरीके से कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास बीच में क्या पड़ता है, 31 मार्च पड़ता है, क्योंकि तुम फाइनल अकाउंट कर चुके हो तो तुम मेरी बात को अच्छे ढंग से समझोगे। जब जब ये 31 मार्च पड़ता है तो हमको क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कब पे करा, ये 1 जुलाई, जुलाई मतलब 7 है ना। यहाँ पर मैंने 1,200 रुपये पे करे, तो कितने महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने। कितने हो जाएंगे, 9 मंथ्स। तो 9 महीने का इस्तेमाल मैं यहाँ कर लूँगा। और जो बचे हुए हैं मेरे पास, जो बाकी जो बचे हुए वो कितने हैं, 3 महीने। अब आया समझ में या नहीं आ रहा? 9 महीने आ जाएंगे, 3 महीने मेरे यहाँ आ जाएंगे। एडवांस में जो मैं पे कर दूंगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा, A+। क्लियर हुआ? यस सर। एंट्री तुम इसकी अगर देखोगे तो किस तरीके से मैं लिखूंगा कि जब मैं एंट्री डालता हूँ 1 जुलाई को, एक साथ मान लो 24 को डालता हूँ, तो मैं लिख दूंगा इंश्योरेंस
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही लिख दूंगा। कितना 1200 रुपये और 1200 रुपये आया समझ में। लेकिन 31 मार्च को, लेकिन 31 मार्च को मुझको क्या करना पड़ेगा, इस इंश्योरेंस को कम करना पड़ेगा। तुम बोलो भैया कम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं एक्यूरल बेसिस का ही फॉलो करता हूँ। मैं सिर्फ 12 महीने की क्या करता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ। मुझे मार्च तक की काम का करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा। एंट्री में क्या लिख दूंगा फिर, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा। अकाउंट कितना, 900 में से 1200 में से 900 के कितने बचे, 300 और 300। रूल काय का लगाया, जब मैंने इंश्योरेंस पे करा होगा एन माइनस का रूल लगाया होगा, यहाँ पे ए माइनस का रूल लगाया होगा, और 3 महीने का मिलने क्या बन जाएगा, असेट्स ए प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आ रहा समझ में। हाँ। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम DR टू बैंक जब आप पे करोगे 1200 रुपये, नींद तो नहीं आ रही। नहीं When the books will be closed on the 31st March 2023, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द 3 months, दैट इज अप्रैल से लेके जो तुम्हारा जून तक का था, अप्रैल से लेके जो कि तुम्हारा जून तक का था, उसको हम ट्रीट क्या करेंगे, एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रीट करेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी, इस तरीके की पास हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर हुआ। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है आपके लिए, असेट्स होता है। ठीक है। इट हैज बीन डेबिटेड बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। एंड रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू होम द पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। किसको बता रहा है, कि जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब मैं बात करता हूं डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन मैंने क्या बताया था, डेप्रीसिएशन क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन वो होता है जो एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है। कौन से एसेट्स की, सर वो एसेट्स जो मींस रिटर्न नहीं देते, टेंजेबल एसेट्स की, विच वी सी एंड टच, अगर उनकी वैल्यू कम हो जाए उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन बोलता हूँ। तो इट इज अ परमानेंट एंड अ कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन द अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम। ये क्या है, परमानेंट और कंटिन्यू क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझना, 2 वर्ड आ रहे हैं, परमानेंट और डिक्रीज। कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है भैया किस चीज में, हमारी असेट्स की वैल्यू पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, ताकि हम उसको वियर एंड टियर कर रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। ये जो आपके पास जो टेबल है, क्या आज जिसकी वैल्यू वही होगी जितने में आपने उसको परचेस करा होगा? नहीं। आंसर है नहीं। तो मान लेते हैं आज जिसकी वैल्यू जो जब आपने परचेस करा होगा, जो उसका डिफरेंस है वो क्या है, डिप्रीसिएशन है, जिसको मैं किस नाम से बताता हूँ, नॉन कैश एक्सपेंसेस के नाम से बताता हूँ, याद रखना। तो डेप्रीसिएशन मेरे पास क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बारे में भी हमने शायद फाइनल अकाउंट में चर्चा करी है ना। नॉमिनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट अ लॉस एंड हैंस इज अ डेबिटेड। हम इसको कहाँ पे करते हैं, डेबिट में इसको दिखाते हैं। क्लियर हुआ। असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो बस सिंपल सा है, डेप्रीसिएशन में मैं एन माइनस का रूल लगा दूंगा, एसेट्स में ए माइनस का रूल लगा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली ट्रीटमेंट भी समझाई थी क्या वहां पर फाइनल अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली भी समझाई थी। कितनी ट्रीटमेंट है देखना बुक में हमारी। बेटा बस यहीं तक ही है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके चार्ट बना के दिखा देता हूँ एक बार, छोटे छोटे जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ भाई IOC। क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, हमेशा इसमें काय का रूल लगेगा, N माइनस का। इसकी एक बार कहानी को देख लो। ये आपके पास सुंदर प्यारी फर्म हो गई, ठीक है। अकाउंटेंट आप हमेशा इसी फर्म के हो। ये आपके पास हो गया भैया, सामने कौन, ये प्रोप्राइटर हो गया। जब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा रहा है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल। कैपिटल में L प्लस का रूल लगता है। इसके बदले में फर्म इसको क्या देती है, IOC देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे इसने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए, अब इसको IOC मिल गया 10% के हिसाब से, तो 1 लाख का 10% क्या हो गया, 10,000 हो गया। तो देखो जो इसकी ओपनिंग कैपिटल होगी, OPENING, जो इसकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो होगी भैया 1 लाख रुपए। IOC मिल गया इसको कितना, 10,000 रुपीज। अब इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी वो 1,10,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो जो IOC है वो क्या करता है, आपको पता लग गया कि वो क्या करेगा भैया, कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। आ रही बात समझ में। इसी का एक भाई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का।
फिर ये तुम्हारे पास क्या हो गई, फर्म हो गई, और ये हो गया आपके पास कौन, ओनर। प्रोप्राइटर। जब बिजनेस में पैसा लगाया हमने, उसको क्या बोला, कैपिटल। कितना, 1 लाख। 1 लाख रुपए। अगर ये बिजनेस से पैसा निकालेगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स भी इसको कुछ इस तरीके से मैं तुमको सिंपल समझा देता हूँ कि जब इसने बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने उसको क्या बोला, ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए थी, 1 लाख। 1 लाख रुपए। इतनी बात समझ में आ रही। इसको जब आईओसी मिला, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। कैपिटल में आईओसी जब मिला इसको 10,000, तो इस कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, 1,10,000 रुपये हो जाएगी। अगर ये क्या करेगा, ड्राइंग्स करेगा, अगर ये क्या करता है, ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स में हमेशा याद रखना किस चीज़ का रूल लगता है, L माइनस का रूल लगता है। मान लेते हैं कि सपोज करते हैं इसने जो ड्राइंग करी वो 20,000 रुपीज़ की करी, तो अब इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 1,10 में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो कैपिटल इसकी 90,000 बच जाएगी। इसका मतलब ड्राइंग मेरे पास कैपिटल को कम कर रही, L माइनस, समझ में आ रहा। अब जो ड्राइंग करेगा इसको, इसमें फर्म को पैसा भी देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसने अगर 20,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी तो इसमें फर्म को पैसा भी देना पड़ेगा। आ रहा समझ में। या तो पैसा दे दे या हम उसके पैसे कैपिटल से काट ले। तो आईओडी क्या करेगा, ये भी क्या कर देगा, कैपिटल को कम कर देगा। कैपिटल कितनी बच जाएगी, 88,000 बच जाएगी। क्लियर हुआ। ओके सर। अब इन दोनों की जर्नल देखो। जब मैं बोल रहा हूँ कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउड कर रहे हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काय का रूल, N माइनस का, कैपिटल में काय का रूल, L प्लस का। समझ में आई बात या नहीं आ रही है। हाँ सर। जितना भी था, कितना था वो, 10,000, तो भैया 10,000 और 10,000। क्लियर हुआ। दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, तो ये क्या हो जाएगी, एंट्री इसकी बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए याद रखना N प्लस होता है, इनकम एंड गेन, ठीक है। तो इसको देखो दो तरीके से दिखाते हैं इसकी एंट्री। कई कई जगह पर तुमको दिखेगी एंट्री ड्राइंग्स के साथ भी, कई लोग इसको दिखा देते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं, ड्राइंग्स में ऐड करके दिखाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला केस, कई लोग इसको क्या करेंगे, आपको ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, ऐड करके दिखाएंगे। तो एंट्री क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आईओडी, कितना 2,000 था। यहाँ पे क्या का रूल आ जाएगा, N प्लस का रूल आ जाएगा, यहाँ पे L माइनस का रूल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। और कई लोग इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट कैपिटल से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। आपको जैसा करना होगा वैसा कर लेना। अगर इस तरीके से करोगे तो ड्राइंग में जोड़ के बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने 20,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी थी, उसमें 2,000 रुपये की क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। टोटल क्या आ गया, 22,000 आ गया। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मुझको कैपिटल से कम करके दिखाना है अगर मुझको कैपिटल से कम करना है तो मैं लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हो। क्लियर हुआ। यहाँ पे काय का रूल आ जाएगा, L माइनस का, यहाँ से कैपिटल कम हो गई, आईओडी में N प्लस का रूल आ जाएगा। ओके सर। क्लियर हुआ। हाँ इतना है।